Hello everyone, welcome to Biological. I am Arpit Chaturvedi and I hope you all are doing well. I hope you all are doing fine. So this is another video lecture of the BARC OCES Biosciences Sure Short series and this is part 6 of it. और इसमें हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। और हाँ, आई नो कि अभी तक बार्क ने अपनी जो क्या कहते हैं आपका जो स्लॉट बुकिंग है वो ओपन नहीं करी है। पता नहीं क्यों नहीं करी है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या होने वाला है। लेकिन आपके लिए तो अच्छा ही है, जब तक नहीं कर रहे तब तक आप अपनी पढ़ाई तो करते रहो, कम से कम टेंशन तो नहीं आपके दिमाग में हाँ किस दिन है। अब वो बात अलग है, क्या पता वो सरप्राइज निकल आएगी एग्जाम जब उनका मन हो तुरंत 2 दिन पहले एडमिट कार्ड निकाल के देते, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एटलीस्ट आपको थोड़ा समय तो मिलेगा ही, है ना। जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा वहाँ से एग्जाम तक, तो अपना काम करते रहते, अपना काम पढ़ना है, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, है ना। तो हम लोग इस मतलब आज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं आज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन लैम्डा फेज एंड मेन उस पर हम फोकस करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शनल स्विच पे, कि आखिर ये ट्रांसक्रिप्शनल स्विच क्या होता है। बहुत सारे लोगों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है इसमें। आज आपकी ट्रांसक्रिप्शनल स्विच से रिलेटेड सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ लैग ओपरॉन और उसके रेगुलेशन की पर भी हम लोग एक बार फोकस करेंगे कि हाँ ये क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग लैम्डा फेज से शुरू करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि लैम्डा फेज आखिर है क्या और किस तरीके के ट्रांसक्रिप्शनल स्विच की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले ये तो पता हो कि ट्रांसक्रिप्शनल स्विच होता क्या है, तब तो रेगुलेशन देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर तक इसको फॉलो कर रहे हो बार्क ओसीएस श्योर शॉर्ट सीरीज को, तो सारे लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें यार, क्योंकि मैं तो आपके लिए मतलब सीरीज़ ला ही रहा हूँ। इसके बाद अपना CSIR एग्जाम होगा, उसके लिए आपके लिए सीरीज़ लाऊंगा। ठीक है, तो ये सब तो अपना चलता रहेगा सिलसिला। लैम्डा फेज के बारे में बात करते हैं अगर, तो लैम्डा फेज हमको कैसा देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो बेसिकली लैम्डा फेज एक बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेज वो वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को इफेक्ट करते हैं। ठीक, तो ये बैक्टीरियोफेज आपको पता है कि ऐसे वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया पे अटैक कर रहे हैं। अपना जो उनका न्यूक्लियर मटेरियल है, उसको इंजेक्ट कर रहे हैं वो किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद का काम कौन करता है? न्यूक्लियर मटेरियल किसका? बैक्टीरियोफेज का। क्या वो डिसाइड करते हैं कि बैक्टीरिया का फेट क्या होगा, उन्हें बैक्टीरिया को मारना है या नहीं मारना है। क्योंकि हमें पता है वायरस एक ऐसी चीज है जो होस्ट के अंदर जब तक रहती है तब तक मल्टीप्लाई करती है, तब तक रेप्लिकेट करती है, और होस्ट के बाहर वो रह के मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, रेप्लिकेट नहीं कर सकते। इसीलिए इसी बात को लेके आज तक मुद्दा छिड़ा हुआ है कि इनको हम लिविंग माने कि ना माने, क्योंकि लिविंग होने का मतलब रिप्रोडक्शन और नॉन लिविंग होने का मतलब रिप्रोडक्शन ना कर पाए। ये रिप्रोडक्शन तो करते हैं, लेकिन कब? सिर्फ जब होस्ट के अंदर होते हैं तब। जब होस्ट के अंदर नहीं होते तब ये रेप्लिकेट नहीं कर पाते। तो वो तो हो गई अलग बात, लेकिन इनके लिए अभी बैक्टीरियोफेज के लिए होस्ट क्या है? बैक्टीरियल सेल, है ना। तो होता क्या है कि ये बैक्टीरिया को करते हैं इन्फेक्ट। उसके बाद इनके पास 2 फेट हैं जो ये बैक्टीरिया के साथ कर सकते हैं, या 2 चीजें हैं जो ये बैक्टीरिया के साथ कर सकते हैं। एक होती है लिटिक फेज, या एक होती है लिटिक साइकिल, और एक होती है लाइसोजेनी। ठीक, या लाइसोजेनिक साइकिल। अब ये क्या होता है लिटिक और लाइसोजेनिक? होता क्या है कि वायरस क्या चाहते हैं? वायरस ये चाहते हैं कि वो एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें और अपनी जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाएं, या अपने डीएनए को बचा के रखें, खत्म ना हो जाए, कहीं ये वहीं खत्म किल ना हो जाए, वहीं तक न रह जाए। ये चाहते हैं अपने आप को आगे बढ़ाना। अब वो जिस तरीके से हो वो सही। तो इसमें इनके पास 2 तरीके हैं, एक लाइसोजेनी और एक लिटिक। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा लिटिक साइकिल है वो क्या कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को वायरस ने इन्फेक्ट किया, अपना न्यूक्लियर मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, उसके बाद बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, अपना डीएनए उसके अंदर डाल दिया, और इसने क्या किया? पूरी बैक्टीरियल की जो मशीनरी थी, प्रोटीन मशीनरी, उसको हाईजैक कर लिया, अपने डीएनए का रेप्लिकेशन किया, प्रोटीन बनाई, और फिर से असेंबल हुए छोटे छोटे वायरॉन्स में, मतलब ढेर सारे वायरॉन्स में, और फिर बैक्टीरिया को किल करके ये वायरॉन्स बाहर निकल आए और फिर से अगले बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किए।
ठीक है, एक तो ये साइकिल हो गई, इसको हम कहते हैं लिटिक साइकिल, जिसमें बैक्टीरियल सेल की लिसिस होती है, जिसमें बैक्टीरियल सेल किल होता है। दूसरी है हमारे पास लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है, या लाइसोजेनी जब ये शो करते हैं, तो इसमें क्या है कि बैक्टीरिया क्या हो रहा है, इन्फेक्ट होता है किससे, बैक्टीरियोफेज से। बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए एंटर करता है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। वो डीएनए जाके क्या होता है, बैक्टीरियल डीएनए के या बैक्टीरियल का जो क्रोमोसोम है उसके साथ, बैक्टीरियल का जो क्रोमोसोमल डीएनए है उसके साथ इंकॉर्पोरेट हो जाता है, एज अ प्रोफेज हो जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब बैक्टीरिया डिवाइड करेगा बाइनरी फिजन के थ्रू, तब ये क्या करेंगे, ये डिवाइड होंगे उसी बैक्टीरिया के डीएनए के साथ। यहाँ पे आप देख रहे हो ये प्रोफेज यहाँ से डिवाइड हुआ 1 से 2 में, 1 से 2 में। ठीक है, ऐसे ही जितनी बार बैक्टीरिया डिवाइड करेंगे उतनी बार ये साथ में डिवाइड होते रहेंगे। तो इन दो में से कोई भी एक रास्ता चुन सकता है क्या, जो हमारा बैक्टीरियोफेज है या जो हमारा लैम्डा फेज वेक्टर है वो। ठीक, तो हमें क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि, और ये सब होता किससे, कौन ये डिटरमाइन करता है कि लाइसिस करनी है, लिटिक या लाइसोजेनी करनी है। ये डिटरमाइन होता है कुछ जीन्स के द्वारा, कुछ प्रोटीन्स के द्वारा। ठीक, तो जाहिर सी बात है जहां जीन्स और प्रोटीन्स की बात आई वहां रेगुलेशन आया। ठीक, तो अब ये कौन बताएगा कि कब लाइसोजेनी करनी है और कब लिटिक करनी है, या ये कौन डिटरमाइन कर रहा है कि हाँ भैया अब लिटिक कर लो, अब लाइसोजेनिक कर लो। ठीक है, तो कौन ये बता रहा है, कैसे ये सारे डिटरमाइन हो रहा है, तो ये हमको पढ़ना है। इसी को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शनल स्विच, कि कब किस जीन का ट्रांसक्रिप्शन चेंज हो और जो बैक्टीरिया है वो लिटिक की तरफ चला जाए लाइसोजेनी से हटके, या जो वायरस है वो बैक्टीरिया को किल कर दे लाइसोजेनी से हटके। और कौन सा वो फैक्टर है जो चीज ये डिटरमाइन करता है कि बैक्टीरियोफेज लिटिक साइकिल की तरफ जाएगा या लाइसोजेनिक साइकिल की तरफ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन अभी आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास बैक्टीरियोफेज है उसके डीएनए में हमको कौन कौन से जीन देखने को मिल रहे हैं या कौन कौन से रीजन हमको देखने को मिल रहे हैं। तो हम बात करें अगर जेनेटिक मैप की लैम्डा फेज के, तो यहाँ पे चीजें बहुत सारी हैं। मतलब अगर आप देखो कि रेगुलेशन इसमें किस किस तरीके का होता है, तो यहाँ पे एंटी टर्मिनेशन भी होता है। ठीक है, एंटी टर्मिनेशन भी होता है। यहाँ पे आपका जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रेशन, ठीक है, रिप्रेशन, या हम इसको ट्रांसक्रिप्शनल स्विच कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम ट्रांसक्रिप्शनल स्विच कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शनल स्विच भी होता है हमारे पास। इसके साथ साथ हमारे पास और क्या है, रेट्रो रेगुलेशन। लेकिन हमारे लिए मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी या हम ये के लिए जो ट्रिकी है, जो समझ में नहीं आता, वो हमारे पास है ट्रांसक्रिप्शनल स्विच, जो हमको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना होता है यहाँ पे, या उसके लिए होता क्या, हमें ये तो पता चल गया कि ट्रांसक्रिप्शनल स्विच है किसके लिए। ट्रांसक्रिप्शनल स्विच इस चीज के लिए है कि कौन से जीन एक्टिव हों कि हम लिटिक की तरफ जाएं या लाइसोजेनिक की तरफ जाएं। तो यहाँ पे देखिए हमारे लिए कौन कौन से जीन इंपॉर्टेंट हैं, CI, CRO, C2 और मतलब इनके ऑपरेटर्स। ठीक है, आप सभी को पता है कि ओपरॉन क्या होता है। ओपरॉन डीएनए की वो यूनिट है जिसमें आपको ऑपरेटर मिले, प्रमोटर मिले, स्ट्रक्चरल जीन्स मिले और जो आपका टर्मिनेटर सीक्वेंस है वो मिले। उस पूरे सीक्वेंस को, डीएनए के फ्रेगमेंट को हम कहते हैं ओपरॉन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमको ऑपरेटर देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे हमको प्रमोटर देखने को मिल रहे हैं और हमको स्ट्रक्चरल्स यानी कि CI, CRO, C2 ये सारे देखने को मिल रहे हैं। और इनसे जाहिर सी बात है कि इनसे क्या निकल रहे हैं, इनसे प्रोटीन बन रहे हैं, इनसे CI और CRO से। ठीक है, CI को हम लैम्डा रिप्रेसर बोलते हैं, स्पेसिफिकली CI को हम लैम्डा रिप्रेसर बोलते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास CRO भी है, क्रो। ठीक है, इसको हम क्रो बोलते हैं, लेकिन इसको हम कहते हैं क्रो प्रोटीन। इसको लैम्डा रिप्रेसर नहीं बोलते, लैम्डा रिप्रेसर हम सब CI को बोलते हैं। तो होता क्या है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर हमारे जो बैक्टीरियोफेज है ये CI को एक्सप्रेस करें, यानी कि इस जीन का एक्सप्रेशन हो, CI जीन का, ठीक, तब क्या होता है, तब चलता है लाइसोजेनिक पाथवे, तब चलता है लाइसोजेनिक पाथवे। ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर क्रो जीन प्रिडोमिनेंट है या क्रो जीन एक्सप्रेस हो रही है, तब होती है लिटिक साइकिल।
ठीक है, तब होती है लिटिक साइकिल या तब चलता है लिटिक पाथवे। अब ये भाई आपस में कैसे इन्होंने आपस में साठगांठ बनाई हुई है, क्या ये लोग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ ऐसा मिलके कि कभी लाइसोजेनी चल रही है और कभी लिटिक चल रही है, ठीक है, कैसे CI प्रिडोमिनेट कर रहा है और कैसे CRO प्रिडोमिनेट कर रहा है। उसके लिए जरूरी है हमें इसका ऑपरेटर वाला रीजन देखना और प्रमोटर वाला रीजन देखना कि कौन से प्रमोटर यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो देखिए ये है CI, ठीक, और ये है CRO। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्रमोटर किसके लिए प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक प्रमोटर PR, ठीक है। ये प्रमोटर क्या करता है, इस तरीके से राइट की तरफ क्या कहते हैं, यहाँ पे इस प्रमोटर पे बाइंड करता है हमारा आके RNA पॉलीमरेज, और इस तरफ राइट हैंड की साइड की तरफ क्रो की तरफ ये अपना जो मतलब सिंथेसिस है RNA की वो करवाता है। यानी कि अगर PR पे RNA पॉलीमरेज बाइंड हुआ तो वो क्या करेगा, जो क्रो प्रोटीन है, C2 प्रोटीन है, O प्रोटीन है, P है, उसकी जो RNA है वो बनवाएगा या उनका एक्सप्रेशन करवाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद हमारा PL यहाँ पे इस जगह पे अगर RNA पॉलीमरेज बाइंड हुआ तो फिर वो N की करवाएगा, C3 की करवाएगा, ऐसे करके इस तरफ जितने भी लेफ्ट हैंड साइड पे हमको देखने को मिल रहे हैं जीन्स, उनका एक्सप्रेशन करवाएगा। CI के लिए हमारे पास एक अलग से प्रमोटर है PRM, ठीक है, CI के पास एक अलग से प्रमोटर है PRM, और ये ट्रांसक्रिप्शनल स्विच का सारा खेल इसी PR और PRM में अटका हुआ है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शनल स्विच का सारा खेल इसी PR और PRM में अटका हुआ है, यहीं पे, ठीक है, यही PR और इसी PRM के बीच में अटका हुआ है। क्यों? क्योंकि इसी के बीच में हमारे ऑपरेटर रीजन प्रेजेंट है, ठीक है, इसी के बीच में हमारे ऑपरेटर रीजन प्रेजेंट है। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने पूरा एक मैप देखा अपने लैम्डा फेज का, अच्छी बात है। फिर हमने उस मैप को जूम करा, स्पेसिफिकली फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं जो पार्ट ट्रांसक्रिप्शनल स्विच के लिए जरूरी है, ठीक, तो उसको देखा। अब हम इसको और जूम करके देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ पे। तो हमको देखने को मिल रहा है CI, ठीक, हमको देखने को मिल रहा है CI इस तरीके से, और इस CI के राइट हैंड साइड पे है क्रो। आपको पता है जीन के अगर कोई राइट हैंड साइड पे होता है तो उसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम, अगर कोई इसके लेफ्ट हैंड साइड पे होता है उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, ठीक है। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की भाषा में हम लोग ऐसे बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ऑपरेटर का सीक्वेंस, ठीक है, ऑपरेटर का सीक्वेंस। बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन हो जाती है। ये है CI, इसको हम बोलते हैं लैम्डा रिप्रेसर। इसके लिए हमारे पास है PRM जो कि इस तरफ लगा हुआ है, PRM, और PR लगा हुआ है यहाँ पे। अगर PR पे बाइंड करेगा RNA पॉलीमरेज तो क्रो प्रोटीन बनेगी, अगर PRM पे बाइंड करेगा तो CI प्रोटीन बनेगी, ठीक, यानी कि लैम्डा रिप्रेसर बनेगा। अब देखिए ये सारी चीजें अभी मतलब आप समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे धीरे। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ऑपरेटर रीजन भी इन्हीं प्रमोटर्स के साथ प्रेजेंट है। किस तरीके से, OR3, OR2, OR1, OL3, OL2, OL1, ठीक है। CI से CI की तरफ दोनों ही क्या है, यानी कि ऑपरेटर लेफ्ट 3, लेफ्ट 2, लेफ्ट 1, राइट 3, राइट 2, राइट 1। CI के लेफ्ट में और राइट में दोनों ही तरफ 3 वाला ऑपरेटर है, OL3, OL2, OL1 और OR3, OR2, OR1, ठीक है। तो CI के दोनों ही तरफ 3 वाला क्या है, 3 वाला हमको ऑपरेटर देखने को मिल रहा है। अभी ये आपको पता चलेगा कि 3 और 1 में डिफरेंस क्या है। तो होता क्या है, होता क्या है, ये है कहानी की बात, ये है कहानी की बात। अब देखिए हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि कौन ये डिटरमाइन कर रहा है। तो होता क्या है, ये है आपका बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया पे वायरस ने इन्फेक्ट किया, ये वायरस का जो DNA है ये अंदर आया, ये DNA प्रेजेंट है हमारे बैक्टीरिया का, अच्छी बात है, ठीक। तो अब ये वायरस क्या करेगा, सबसे पहले एक प्रोटीन सिंथेसाइज करना शुरू करता है, या हम ये कह लें सबसे पहले जो प्रमोटर एक्टिव होता है, जिस प्रमोटर पे RNA पॉलीमरेज बाइंड करता है, जिस प्रमोटर की वजह से जीन का एक्सप्रेशन शुरू होता है, वो है PR, ठीक। यहाँ बाइंड करेगा और ये क्रो प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है, क्रो प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगी। क्रो प्रोटीन किसके लिए है, लिसिस के लिए, ठीक है, या लिटिक साइकिल के लिए, ठीक। क्रो प्रोटीन किसके लिए है, लिटिक साइकिल के, यानी कि वायरस का
इनबिल्ट नेचर कैसा है, वायरस का नेचर कैसा है, वायरस चाहता है कि हम किल करें, बस जैसे ही एंटर करें किल करें। लेकिन ऐसा कब होगा, ऐसा होगा कुछ रीजंस की वजह से, या ऐसा होगा किसी फैक्टर की वजह से। वो फैक्टर क्या है, वो फैक्टर है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वो फैक्टर है जो कि ये डिटरमाइन करेगा, क्या कि जो हमारा लिसिस है वो होना है या नहीं, लिसिस है वो होना है या नहीं। अगर न्यूट्रिशन ज़्यादा होगा, यहाँ पे सारी चीज़ों को आप धीरे धीरे ध्यान दीजिएगा, सब एक साथ समअप हो जाएंगी। लिसिस कब होगी, अगर न्यूट्रिशन ज़्यादा होगा, लिसिस होगी इफ न्यूट्रिशन इज हाई। आप लोग को पता है कि अगर बैक्टीरिया किसी प्लेट में रखे हैं और उस प्लेट में न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है तो बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, ठीक है, बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियली ग्रो करने की कोशिश करेगा। अब अगर बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब वायरस एक बैक्टीरिया को किल करे तुरंत दूसरे में चला जाए, दूसरे को किल करे तीसरे में चला जाए, तीसरे को किल करे चौथे में चला जाए। उसको ये बात पता है कि न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा है, बैक्टीरिया इतने ज़्यादा हैं कि वो बाहर रह के वेस्ट नहीं होगा या किल नहीं होगा। जैसे ही वो एक को किल करके जाएगा उसे दूसरा होस्ट मिल जाएगा, दूसरे से जाएगा तीसरा होस्ट मिल जाएगा, तीसरे से जाएगा चौथा होस्ट मिल जाएगा, ठीक। तब आप ये पूछो कि ये बताओ, ये जो क्रो प्रोटीन है जब ये एक्टिव हो रही है लिसिस के लिए, तो ये सीआई प्रोटीन क्यों नहीं एक्टिव हो रही है, ठीक है। सबसे पहले क्रो प्रोटीन ही एक्टिव होती है, सीआई नहीं होती है, ठीक है। तो अब ये बात हो गई, अच्छी बात है, चलो भाई ऐसा अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्रो प्रोटीन एक्टिव हो गई। फिर आप ये कहो कि उसके पास क्या इतना दिमाग है, उसके पास क्या इतना दिमाग है कि वो न्यूट्रिशन को डिटेक्ट कर ले, ठीक। तो यहाँ पे होता है वो घर का भेदी लंका ढाई वाली बात। जो आपका क्रो प्रोटीन है जब इसका पीआर एक्टिव होता है, यानी कि जब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है तो क्रो प्रोटीन के साथ साथ एक और प्रोटीन बनती है जिसको हम कहते हैं C2 प्रोटीन, ठीक है, इसको हम कहते हैं C2 प्रोटीन, ठीक। अब ये C2 प्रोटीन क्या करती है, ये C2 प्रोटीन CI प्रोटीन जो है इसके जो मतलब ये जो CI प्रोटीन बनता है तो इसको सपोर्ट करती है, या हम ये कह लें कि इसको स्टेबलाइज करने का काम करती है। मतलब अगर C2 प्रोटीन एक्टिव है तो CI की एक्टिविटी को ये बरकरार या CI की एक्टिविटी को ये बढ़ाने का काम करेगी। CI के जो एक्टिवेशन है, जो CI का क्या कहते हैं एक्सप्रेशन है, उसको बढ़ाने का काम करेगी। अब आप ये कहो कि क्रो इसको क्यों नहीं मार देता, ठीक, तो वो क्रो के हाथ में नहीं है, ये है न्यूट्रिशन के हाथ में, ये है न्यूट्रिशन के हाथ में। कैसे, सारी कड़ियाँ मिलाना। जब न्यूट्रिशन ज़्यादा होगा, यानी कि प्रोटीन्स ज़्यादा हैं मीडियम में, तो प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए प्रोटीएज भी ज़्यादा होंगे, ठीक। जब प्रोटीएज ज़्यादा होंगे यानी कि प्रोटीएज की एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो स्पेसिफिकली बैक्टीरिया में जो प्रोटीएज होते हैं वो C2 स्पेसिफिक होते हैं, या हम ये कह लें कि C2 सिर्फ और सिर्फ तब स्टेबलाइज हो पाता है जब बैक्टीरिया में प्रोटीएज का जो एक्टिविटी है वो कम हो। और बैक्टीरिया में प्रोटीएज की एक्टिविटी कम कब होगी, जब न्यूट्रिशन कम होगा। तो आप देख रहे हो किस तरीके से ये इवोल्यूशन हुआ है, किस तरीके से नेचर ने इसको बनाया हुआ है। न्यूट्रिशन कम, प्रोटीएज की एक्टिविटी कम, C2 एक्टिव। अब लैम्डा फेज को पता चल जाएगा कि भाई C2 एक्टिव है, इसका मतलब क्रो अपना काम अब नहीं करने वाला। तो ये C2 क्या करेगा, जाएगा और CI को एक्टिव करेगा, ठीक है। ये C2 क्या करेगा, CI को एक्टिव करेगा, CI के एक्सप्रेशन को या CI प्रोटीन को स्टेबलाइज करेगा। अच्छी बात है। तो ये CI प्रोटीन आप यहाँ पे देखोगे कि ये CI प्रोटीन एक बार जब एक्टिव होगी तब ये क्या करेगी, तब ये बाइंड करती है इस तरीके से, ऐसे 1 2 3 4 डाइमर की फॉर्म में, ठीक है। डाइमर की फॉर्म में ये CI बाइंड करती है। लेकिन यहाँ पे भी कहानी है, होती क्या है, CI की जो एफिनिटी है, CI की जो एफिनिटी है वो होती है किसके लिए, वो होती है सबसे ज़्यादा OR1 के लिए, सबसे ज़्यादा OR1 के लिए।
उससे कम OR2 के लिए और उससे भी कम OR3 के लिए, ठीक। OR1, OR2 और OR3। अब OR1 के साथ जो PR था ये ओवरलैप कर रहा है, ठीक। OR1 के साथ जो PR था वो ओवरलैप कर रहा है। जैसे ही CI स्टेबलाइज होगा, किसकी मदद से? C2 की मदद से, तुरंत ये बाइंड करेगा OR1 पे, क्योंकि हाई एफिनिटी है, हाईएस्ट एफिनिटी है, ठीक। एक बार OR1 पे CI बाइंड कर गया या CI बाइंड वहां पे जाके कर गया, जैसे ही आपका PR कवर होगा तो यहाँ पे RNA पॉलीमरेज अब बाइंड नहीं कर पाएगा, RNA पॉलीमरेज अब बाइंड नहीं कर पाएगा PR पे। अगर RNA पॉलीमरेज PR पे बाइंड नहीं कर पाएगा यानी कि क्रो प्रोटीन का एक्सप्रेशन बंद हो जाएगा, ठीक। क्रो प्रोटीन का एक्सप्रेशन बंद हो जाएगा। दूसरी चीज, ये हो गई पहली चीज। OR2 और OR3 जो है इस पे भी बाइंडिंग होती है और ये बाइंडिंग होती है कोऑपरेटिव, ठीक है, कोऑपरेटिव बाइंडिंग। कोऑपरेटिव बाइंडिंग क्या होती है कि अगर एक प्रोटीन बाइंड कर गया है तो आने वाली जगह पे प्रोटीन की बाइंडिंग को वो मदद करता है, उसकी सहायता करता है कि हाँ आओ तुम भी बाइंड हो जाओ, तुम भी बाइंड हो जाओ, ठीक है। तो OR1 पे बाइंड होने के बाद ये OR2 पे बाइंड होने की मदद करेगा और फिर OR1 और OR2 मिलके OR3 पे बाइंड होने की मदद करेंगे, ठीक है। या कोशिश करेंगे OR3 पे बाइंड हो जाए, लेकिन इसकी एफिनिटी इतनी कम होती है कि बहुत हाई कंसेंट्रेशन में ये बाइंड कर पाता है, बहुत हाई कंसेंट्रेशन में ये बाइंड कर पाता है। उसका भी रीजन है, वो मैं आपको बताता हूँ, पहले इतना क्लियर हो जाए, ठीक है। तो RNA पॉलीमरेज बाइंड अब नहीं कर सकता PR पे, क्रो बंद हो गया। क्या एक्टिव है? CI, और CI एक्टिव है तो इसका मतलब कौन से जीन एक्टिव होने वाले हैं? लाइसोजेनी वाले। और ये कौन कह रहा है कि लाइसोजेनी करो? लाइसोजेनी करना मजबूरी है। अगर लाइसोजेनी नहीं करोगे तो बैक्टीरिया को किल करके बाहर निकलोगे, बाहर न्यूट्रिशन है ही नहीं, बैक्टीरिया दूसरा मिलेगा ही नहीं, अल्टीमेटली वायरस हो जाएगा किल। तो अगर न्यूट्रिशन कम होगा मीडियम में तो बैक्टीरिया को किल ना करके लाइसोजेनी की फॉर्म में बैक्टीरिया के DNA के साथ इंकॉर्पोरेट होने का फैसला ये CI प्रोटीन की मदद से ही लिया जाता है। अब ये भी पूछा जाता है कि CI प्रोटीन डुअल फंक्शन करता है क्या? तो हाँ, CI प्रोटीन डुअल फंक्शन करता है। क्या? CI प्रोटीन के इस जगह पे बाइंड होने से PR जो था वो एक्टिव नहीं हो पा रहा, यानी कि क्रो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हो पा रहा, तो CI क्रो प्रोटीन के लिए रिप्रेसर हो गया। लेकिन यहाँ पे जो हमको PRM देखने को मिल रहा है उस पे बाइंड हो रहा है क्या? हमारा RNA पॉलीमरेज, और इसी के साथ साथ CI अपने लिए खुद से एक्टिवेटर हो गया। तो CI एक साथ साथ रिप्रेसर भी है और एक्टिवेटर भी है। तो CI हमको दो फंक्शन परफॉर्म करते हुए मिल रहा है, जो कि हमको जनरली देखने को नहीं मिलता। CI दो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो ये पूछा जाता है कि CI जो है वो कौन से दो फंक्शन परफॉर्म करता है? रिप्रेसर और एक्टिवेटर दोनों ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई, कर दिया इन्होंने, है ना। तो यहाँ पे CI जो है ये बाइंड हो गया है OR2 पे और OR1 पे। PRM एक्टिव हो चुका है, RNA पॉलीमरेज बाइंड कर गया है। और अगर एक बार RNA पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड कर गया है तो इंडक्शन हो चुका है किसका? अपने जो क्या कहते हैं CI प्रोटीन है उसका, यानी कि अब लाइसोजेनी होने वाली है। और कौन ये डिटरमाइन कर रहा है? ये डिटरमाइन कर रहा है कि न्यूट्रिशन कितना ज़्यादा या कितना कम है। अगर न्यूट्रिशन कम है तब ये सब चीज़ें हुई हैं, ठीक। अब इतना भी नहीं है, एक और केस आ जाता है, एक एक्स्ट्रा केस। ये एक्स्ट्रा केस क्या कहता है कि आपका जो CI है उसका एक्सप्रेशन होता चला जा रहा है और CI प्रोटीन का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक। CI प्रोटीन का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये इस तरीके का क्या बनाता है? इस तरीके का एडिशनल स्ट्रक्चर बनाता है। होता क्या है? सबसे पहले तो OR1 पे बाइंड करेगा, OR2 पे बाइंड करेगा, इधर OL1 पे करेगा, OL2 पे करेगा, OL3 और OR3 पे बाइंड करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा क्या चाहिए? इसको बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन चाहिए अपनी। जब ये हाई कंसंट्रेशन हो जाती है तब ये बाइंड करने लगता है किस पे? OL3 पे भी और OR3 पे। और जब ये OL3 और OR3 पे बाइंड करता है तो ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना लेता है घुमा के, ऐसे यूं, ठीक है। और जब ये स्ट्रक्चर बन जाता है तब
सीआई प्रोटीन अपना ही एक्सप्रेशन बंद कर देता है, या हम ये कह लें कि पीआरएम पे, आप यहाँ पे देखो ये है पीआरएम और ये है OR3, तो पीआरएम के साथ ओवरलैप कर रहा है OR3 कुछ, ठीक। तो पीआरएम के पास जब OR3 और OL3 पे बहुत ज़्यादा हाई कंसेंट्रेशन में CI बाइंड कर जाएगा और बना लेगा ऑक्टामर, इसको कहते हैं ऑक्टामर सिचुएशन, ठीक है, इसको कहते हैं ऑक्टामर सिचुएशन, कि अब ये ऑक्टामर बना लिया। पहले तो बाइंड करा था डाइमर की फॉर्म में, डाइमर से बना टेट्रामर और अब बन गया है ऑक्टामर, ठीक। तो जब ये ऑक्टामर की फॉर्म में आ जाएगा तब ये क्या करेगा, तब ये अपना ही एक्सप्रेशन बंद कर देगा और तब ना तो CI सिंथेसाइज होगी ना CRO, ये बस लाइसोजेनी की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। तो हमारे पास कौन से 3 केस हैं? हमारे पास है पहला केस कि जब CI प्रोटीन नहीं है तब क्रो प्रोटीन बनेगी और क्या होगी, लाइसिस। दूसरा, जब CI प्रोटीन है तब CI जीन ट्रांसक्राइब होंगे और क्या होगी, लाइसोजेनी, ठीक। तीसरा, बहुत हाई कंसेंट्रेशन है CI की तब दोनों ही जीन रिप्रेस रहेंगे लेकिन होगी लाइसोजेनी ही, ठीक। तो ये केस भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर CI की बहुत हाई कंसेंट्रेशन होगी तब क्या होगा। तो CI जो है जब बहुत हाई कंसेंट्रेशन में होगा तो वो अपने आप को ही रिप्रेस कर लेगा, तो ये अपने आप को रिप्रेस भी कर रहा है, अपने आप को एक्टिवेट भी कर रहा है। तो इतना सारा काम है CI के पास, और ये किस तरीके से कर रहा है ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो मुझे बता जरूर देना कमेंट सेक्शन में, अगर कोई भी दिक्कत होगी हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे इसको। हालांकि इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक। तो आपको पता चलेगा किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शनल स्विच कर रहा है। अगर न्यूट्रिशन है खूब तो जैसे ही वायरस इंटर करता है या वायरल DNA इंटर करता है वो कोशिश करता है हम क्रो प्रोटीन बनाएं और लिसिस करें, लेकिन अगर न्यूट्रिशन नहीं है तो क्या होता है, CI बाबा आ जाते हैं वहां पे, क्रो प्रोटीन को बनना बंद कर देते हैं। किसकी मदद से, C2 की मदद से। ये C2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, पता ही नहीं चलता, छुप के काम कर जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास लैक ओपरॉन का, जो भी प्रोकैरियोट्स में एक्सप्रेशन का एक बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही पसंदीदा टॉपिक है जो लोग पेपर बनाते हैं उनका। तो लैक ओपरॉन में, ओपरॉन क्या है, अभी मैंने बताया था कि DNA का वो सेगमेंट जिसमें आपके पास प्रमोटर हो, ऑपरेटर हो, स्ट्रक्चरल जीन्स हो और जो क्या कहते हैं आपका ट्रांसक्रिप्शनल एंड सीक्वेंस हो, या हम ये कह रहे टर्मिनेटर सीक्वेंस हो, वो सारे हों तो हम उसको बोलते हैं एक ओपरॉन। लैक यहाँ पे लैक्टोज से आया है, लैक्टोज का ये ओपरॉन है, या हम ये कह रहे हैं लैक्टोज को डिग्रेडेशन का ये एक ओपरॉन है जिसको हम कह रहे हैं लैक ओपरॉन, लैक्टोज ओपरॉन, ठीक। तो इस ओपरॉन में होता क्या है, इस ओपरॉन में हमारे पास प्रमोटर है, ऑपरेटर है, स्ट्रक्चरल जीन्स हैं और टर्मिनेटर सीक्वेंसेस हैं, सारी चीज़ें, ठीक। भगवान का दिया वो सब कुछ है इसमें। स्ट्रक्चरल जीन्स हमारे पास 3 हैं इसमें, कौन से, लैक जी, लैक वाई और लैक ए। लैक जी, लैक वाई और लैक ए। लैक ओपरॉन के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लो, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट है सिस और ट्रांस का। पता नहीं क्यों लेकिन बच्चों को इस कॉन्सेप्ट में बड़ा मतलब कंफ्यूजन रहती है, सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस। तो कौन सी चीज को हम कहेंगे सिस, कौन सी चीज को हम कहेंगे सिस। ऐसा होता है कि जब DNA का कोई पार्ट, फॉर एग्जाम्पल ये प्रमोटर, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल ये ऑपरेटर, ये ऑपरेटर कभी भी यहाँ से ट्रांसक्राइब तो होना नहीं है, यानी कि इसका कोई RNA तो बनना नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज कि इससे कोई प्रोटीन नहीं बननी, भाई जब RNA नहीं बनना तो प्रोटीन नहीं बननी। तीसरी चीज, ये ऑपरेटर रीजन कभी भी यहाँ से निकल के कहीं और तो लगेगा नहीं जाके, ठीक। ये वही बात है ना। तो होता क्या है, कोई रीजन DNA का अगर ऐसा हो जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिर्फ अपने ऊपर ही काम कर रहा हो, यानी कि ये ऑपरेटर जो भी करेगा जीवन में अपने लिए करेगा, बहुत ही सेल्फिश है, किसी और के लिए कुछ नहीं करेगा, कहीं जाके कुछ नहीं करेगा, जो भी करेगा यहीं रह के करेगा। अगर हमको ऐसा नेचर देखने को मिल रहा है किसी का तो उसको हम कह रहे हैं सिस, ठीक। दूसरी चीज़ है जैसे लैक आई, ठीक, ये है हमारा रिप्रेसर। इस रिप्रेसर से RNA भी बनता है और उस RNA से प्रोटीन भी बनती है। तो अब ये हैं वो मोहल्ले के भाई साहब जो सबकी मदद करना चाहते हैं। तो
ये खुद का तो काम करेंगे ही, यानी कि ये इस ऑपरेटर से तो बाइंड करेंगे ही, इसके अलावा कहीं भी किसी दूसरे डीएनए के सीक्वेंस पे अगर इनकी जरूरत हो ये वहां जाके भी काम कर देंगे। ठीक, अगर ये इस डीएनए में खराब हो, आप एडिशनली बाहर से डीएनए दे दो तब भी ये वहां जाके काम कर देंगे। तो अगर कोई ऐसा सीक्वेंस हो जो एक्सप्रेस हो रहा हो, आरएनए बना रहा हो, आरएनए से प्रोटीन बना रहा हो, फिर वो प्रोटीन कहीं भी या तो अपने या कहीं दूसरी जगह जाके, जैसे कि ये काम कर रहा है ऑपरेटर पे जाके, ये काम कर रहा है दूसरे डीएनए पे जाके, या बाहर से आके काम कर रहा है, ऐसे नेचर को हम कहते हैं ट्रांस। ठीक, ये ऐसे फंक्शन को कहते हैं ट्रांस। तो ये आप लोगों को इसमें समझ में आया होगा कि सिस और ट्रांस होता क्या है, ये बहुत जरूरी है। तो हमारे पास यहाँ पे प्रमोटर है, लैक आई यानी कि रिप्रेसर है। ठीक, हमारे पास इसका प्रमोटर देखने को मिल रहा है, ये प्रमोटर अपने लैक आई का है। ठीक, ये प्रमोटर अपने लैक ओपरॉन का है, ऑपरेटर है लैक जी है, लैक वाई, लैक ए और टर्मिनेटर। ठीक, इसको हम बोल रहे हैं लैक ओपरॉन, यहाँ से यहाँ तक। तो अपना ये जो लैक आई है ये इसके पास भी हो सकता है और कहीं दूर भी हो सकता है, बेसिकली पास में ही होता है। ठीक है, तो इस लैक आई से बनता है एक रिप्रेसर प्रोटीन, इस लैक आई से बनता है एक रिप्रेसर प्रोटीन। हमें किस चीज पे फोकस करना है, हमें इस चीज पे फोकस करना है कि हम किस तरीके से रेगुलेट करते हैं लैक ओपरॉन को। लेकिन थोड़ी चीजें तो पता होनी ही चाहिए, जैसे कि लैक जी से बनता है बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज ये एंजाइम का नाम है। ये बीटा गैलेक्टोसिडेज करता क्या है, ये लैक्टोज के जो मतलब जो लैक्टोज डाइसैकराइड है उसके बीच का बॉन्ड, दोनों जो मोनोसैकराइड है उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक करता है और वहां से हमको मतलब लैक्टोज को ये यूज करने के योग्य या एसिमिलेट करने के योग्य बनाता है। ठीक, दूसरी चीज है लैक वाई, इसको हम कहते हैं परमिएज, लैक्टोज परमिएज। और तीसरा है हमारे पास ट्रांस एसिटाइलेज। इनके फंक्शन क्या है, ये है बैक्टीरिया। अभी बैक्टीरिया लैक्टोज बाहर से लेगा, कोई अंदर से तो बनाएगा नहीं अपने। ठीक, तो ये है इसका मीडियम, मीडियम वो जिसमें ये प्रेजेंट है। ठीक, ये है इसका मीडियम, ये है बैक्टीरिया का इंटरनल ठीक पोर्शन। तो ये मीडियम से लैक्टोज को अंदर लेगा, तो जाहिर सी बात है कि लैक्टोज को अंदर लाने के लिए कोई ना कोई हमको मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए या कोई चैनल चाहिए, कोई ट्रांसपोर्टर चाहिए। तो वो ट्रांसपोर्टर होता है लैक्टोज परमिएज। ठीक, लैक्टोज परमिएज इसको अंदर लाता है मीडियम में। जब ये लैक्टोज परमिएज मीडियम से लैक्टोज को ला रहा होता है तो उसके साथ कुछ एडिशनल ग्लाइकोसाइड भी या एडिशनल लैक्टोसाइड भी आ जाते हैं। तो ट्रांस एसिटाइलेज उसको खत्म करने का काम करता है। ठीक, ट्रांस एसिटाइलेज आपको उससे बचाने का काम करता है बैक्टीरिया को। बीटा गैलेक्टोसिडेज उसके बाद अपना काम करता है, इस लैक्टोज को तोड़ देता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक, तो ये सारा काम है। तो ये अपना लैक ओपरॉन का काम है, बढ़िया से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये लैक ओपरॉन कब एक्टिव होता है, जब मीडियम में लैक्टोज होता है या बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज होता है। ठीक, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें देखना है रेगुलेशन। इसका रेगुलेशन बड़ा मजेदार है। ठीक है, क्योंकि ये दो तरीके से होता है। यहाँ पे रेगुलेशन जो है लैक ओपरॉन का दो तरीके से होता है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव भी हो रहा है और नेगेटिव भी हो रहा है। मतलब क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव का? पॉजिटिव का मतलब ये है कि भाई लैक ओपरॉन पहले से एक्सप्रेस नहीं हो रहा था, आप गए, आपने पुश किया और एक्सप्रेशन शुरू हो गया। निगेटिव का मतलब क्या होता है कि लैक ओपरॉन बढ़िया से अपना एक्सप्रेशन करना चाह रहा है लेकिन आप उसे रोके हुए हो। ठीक है, जैसे ही आप उसे छोड़ोगे वो एक्सप्रेस हो जाएगा या एक्सप्रेशन अपना शो करने लगेगा, लैक जी, लैक वाई, लैक ए बनाने लगेगा। तो जो हमारे पास लैक ओपरॉन है ये दोनों तरीकों से रेगुलेट होता है, पॉजिटिवली भी और निगेटिवली भी। तो ऐसा क्या हो रहा है भाई, पॉजिटिवली और निगेटिवली ये किस तरीके से हो रहा है? ठीक है, तो वो चीज़ है हमारे पास। अपना सबसे पहला हम देखते हैं लैक आई। ठीक है, लैक आई से क्या निकलता है, रिप्रेसर। इससे क्या बनता है, रिप्रेसर प्रोटीन। और ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है, ये रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड रहता है कहाँ पे, इस ऑपरेटर रीजन पे, इस ऑपरेटर रीजन पे। और ये तब तक बाइंड रहता है जब तक मीडियम में लैक्टोज ना हो।
जब मीडियम में लैक्टोज आ जाता है तब क्या करता है, तब लैक्टोज इस पे जाके बाइंड कर जाता है रिप्रेसर प्रोटीन पे और इसका कॉन्फर्मेशन कर देता है चेंज। कॉन्फर्मेशन चेंज कर देता है तो प्रमोटर फ्री हो जाता है। इस प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, इस प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और एक्सप्रेशन करवा देता है लैक जी, लैक वाई, लैक ए का। ठीक है, ये है हमारा पहला रेगुलेशन, ये हमारा पहला रेगुलेशन। लेकिन इतना ही बात नहीं है, यहाँ पे एक एडिशनल चीज भी है। जो लैक जी है यानी कि बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाने वाला एंजाइम है, तो जब ये रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ ऑपरेटर पर बाइंड होता है तो ऐसा नहीं है कि ये 100% रोक दे एक्सप्रेशन को। ठीक, जैसे होता है ना डिटॉल मारे 99.9% कीटाणु, ठीक, तो ये भी 99.9% वाला ही है। यहाँ पे 100% रिप्रेशन नहीं होता। ठीक, ये रिप्रेसर बाइंड तो करता है लेकिन कुछ आरएनए पॉलीमरेज ढीठ होते हैं जो कुछ सीक्वेंस से यहाँ से कूद जाते हैं, इससे आगे निकल जाते हैं और लैक जी का मिनिमल एक्सप्रेशन एक मिनिमल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते रहते हैं, बनाते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि बीटा गैलेक्टोसिडेज हमारे मतलब जो बैक्टीरिया है उसमें बिल्कुल हो ही ना, थोड़ी थोड़ी सिंथेसिस यहाँ पे होती रहती है बीटा गैलेक्टोसिडेज की। ठीक, तो बीटा गैलेक्टोसिडेज थोड़ी थोड़ी जो सिंथेसिस होती है, जैसे ही लैक्टोज को पाता है मीडियम में, इसको ब्रेक कर देता है या इसको बदल देता है एलो लैक्टोज की फॉर्म में। ठीक है, एलो लैक्टोज की फॉर्म में। ये एलो लैक्टोज एज एन इंड्यूसर काम करता है। ठीक, ये चीज पूछी जा रही है इधर काफी, तो इसलिए मैंने सोचा इस पर फोकस कर देता हूँ। एलो लैक्टोज एज एन इंड्यूसर काम करता है और ये एलो लैक्टोज ही बाइंड करता है रिप्रेसर प्रोटीन से, ना कि लैक्टोज। छोटी क्लासेस तक लैक्टोज करता था, अब एलो लैक्टोज करता है। और क्यों करता है उसका रीजन आपको पता चल गया। एलो लैक्टोज बाइंड करता है, जब ये बाइंड करता है रिप्रेसर प्रोटीन का जो कॉन्फर्मेशन है वो बदल जाता है और ये ऑपरेटर रीजन से छूट जाता है। ऑपरेटर रीजन छूट जाता है, प्रमोटर रीजन फ्री हो जाता है, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन बाइंड करता है और मस्त लैक वाई, लैक जी और लैक ए तीनों का एक्सप्रेशन जो है वो करने लगता है। लेकिन सब कुछ हंकी डोरी नहीं चलता। ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है रिप्रेसर वाला। ठीक है, इसके साथ साथ एक है कैप्साइट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको एक एडिशनल फिनोमेना देखने को मिलता है जिसको कहते हैं कैटाबोलाइट रिप्रेशन। आप लोगों ने भी बेट का पेपर दिया होगा, उसमें भी कैटाबोलाइट रिप्रेशन का क्वेश्चन आया था। ठीक है, कैटाबोलाइट रिप्रेशन। तो कैटाबोलाइट रिप्रेशन जो है ये क्या करता है, ये क्या चीज़ है, वो होता ना कि एक एरिया है तो अगर उस एरिया में वो गुंडा प्रेजेंट है तो सिर्फ अपना मतलब उसी का बोलबाला रहेगा, किसी और का नहीं रहेगा। तो यहाँ पे वो गुंडा है ग्लूकोज, इसके साथ साथ छोटा क्षेत्री है लैक्टोज। ठीक, तो ग्लूकोज क्या करता है कि जब तक मीडियम में ग्लूकोज रहता है तब तक वो साथ में जितने भी और हमारे पास मेटाबोलाइट होते हैं उनके ओप्रोन को रिप्रेस करके रखता है। जब तक ग्लूकोज मीडियम में है लैक ओप्रोन एक्सप्रेस नहीं होगा, लैक स्ट्रक्चरल जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे। भले ही आप कितना लैक्टोज ले आओ, उसको एलो लैक्टोज में कन्वर्ट कर लो, रिप्रेसर को हटा लो और ऑपरेटर को फ्री कर लो, लेकिन जब तक ग्लूकोज नहीं चाहेगा, यानी कि जब तक ग्लूकोज मीडियम में रहेगा, लैक्टोज के जो ओप्रोन है लैक जी, लैक वाई, लैक ए एक्टिवेट नहीं होंगे। अभी ऐसा क्या होता है, होता क्या है आपका जो ग्लूकोज है ये मतलब इसको आपको समझने यहाँ पे क्या रहता है, ग्लूकोज का जो क्या कहते हैं रेगुलेशन है, इसको हम कहते हैं कैटाबोलाइट रिप्रेशन। ठीक है, कैटाबोलाइट है ये कैटाबोलाइट रिप्रेशन और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है CAMP के कॉन्सेंट्रेशन से। ठीक, ग्लूकोज का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो CAMP के कॉन्सेंट्रेशन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे ही ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन खत्म होती है या ग्लूकोज खत्म होता है, CAMP की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। CAMP बाइंड करता है जाके किस पे, कैप प्रोटीन पे। ठीक है, या CAMP एक्टिवेटर प्रोटीन पे, CAMP रिस्पॉन्स प्रोटीन पे, जिसको हम CRP भी बोलते हैं, CAP भी बोलते हैं। तो उस CAMP प्रोटीन को जैसे ही एक्टिवेट करता है CAMP बाइंड करके, तुरंत क्या होता है
उसके पास जैसे ही वो एक्टिवेट होता है उसका चांस ओपन हो जाता है इस कैप साइट पे बाइंड करने का, इस कैप साइट पे बाइंड करने का। तो जैसे ही यहाँ पे कैप साइट पे वो CAP प्रोटीन या CAMP रिस्पॉन्सिव प्रोटीन, CAP एक्टिवेटर प्रोटीन आके बाइंड करता है, इस RNA पॉलीमरेज की एक्टिविटी यहाँ बढ़ जाती है, या हम ये कह लें जो हमारा एक्सप्रेशन है लैक्जी, लैक्वाई, लैके का, वो बढ़ जाता है। कैसे बढ़ा? ग्लूकोज मीडियम में खत्म हुआ, CAMP की कंसेंट्रेशन बढ़ी, CAMP बाइंड हुआ CAMP रिस्पॉन्स प्रोटीन से, CAMP रिस्पॉन्स प्रोटीन आके बाइंड हुआ या CAMP एक्टिवेटर प्रोटीन आके बाइंड हुआ CAP साइट से, कैप साइट से। और इस कैप साइट पे बाइंड होते ही क्या हुआ, इस कैप साइट पे बाइंड होते ही क्या हुआ, अभी तक ये DNA ऐसे था, इस तरीके से, ठीक, इस जगह पे कैप साइट थी, इस कैप साइट पे आके बाइंड हुआ ये कैप प्रोटीन। जब ये कैप प्रोटीन आके बाइंड होता है तो ये इसको ऐसा कर देता है, प्योर 90 डिग्री टर्न। तो जब ये 90 डिग्री टर्न लेता है यहाँ पे कैप प्रोटीन के बाइंड होने से, तो इस जगह के जो सीक्वेंस हैं जिसको, जहाँ पे RNA पॉलीमरेज को बाइंड करना है, यानी कि ऐसे सीक्वेंस जिसको RNA पॉलीमरेज पहचानेगा, या हम ये कह लें प्रमोटर सीक्वेंस, उस पे आके RNA पॉलीमरेज बाइंड करने लगता है, वो उसके लिए एसेसिबल हो जाते हैं। और एक बार ज़्यादा से ज़्यादा RNA पॉलीमरेज यहाँ बाइंड करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेशन हमको देखने को मिलता है, जो कि हमको ग्लूकोज की प्रेजेंस में नहीं मिल रहा था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर मीडियम में ग्लूकोज कम है और लैक्टोज अवेलेबल है, तब तो ये क्या होगा, एक्सप्रेस होगा। अगर हाई ग्लूकोज और लैक्टोज अनअवेलेबल है तो एक्सप्रेशन नहीं होगा। अगर ग्लूकोज नहीं है और लैक्टोज भी नहीं है तब भी एक्सप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि तब दूसरा रेगुलेशन काम करेगा। अगर ग्लूकोज हाई है और लैक्टोज अवेलेबल है तब भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत जो बेसल लेवल है वो एक्सप्रेशन होता रहेगा, ठीक है। लेकिन कंप्लीट लैक्टोज जो है वो यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि दादा तो ग्लूकोज है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों ही टॉपिक थे। अगर समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर मतलब लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया हुआ है, पता नहीं क्यों। और कोई भी दिक्कत हो तो बताना, शेयर कर सकते हो। मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो डाल ही देता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, और शेयर करना अपने सभी लोगों के साथ। और सबको पता ही है मैं गुरु मंत्रा पे पढ़ाता हूँ। तो गेट का कोर्स लॉन्च हो चुका है, 1 सितंबर से गेट का कोर्स की क्लासेस शुरू होने वाली हैं। बहुत ही सस्ता है, ओनली 9,999 फॉर कंप्लीट ईयर। और उसके साथ साथ अगर आप कोड यूज़ करोगे अर्पित 10, मेरा नाम है अर्पित चतुर्वेदी, तो अगर आप अर्पित 10 कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इस 9,999 के प्राइस के ऊपर भी। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत सस्ता है, आपको पूरे साल का मिलने वाला है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन गेट का। और इसमें आपको टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें मिलेगी, जितनी भी चीज़ें होती हैं आपको पढ़ाई के लिए पूरा का पूरा असिस्टेंट मिलेगा, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, मज़े ही करो, कोई भी दिक्कत हो तो डिस्कस करो ज़रूर से। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।